आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज और देख रहे हैं आप ग्राउंड रिपोर्ट। और ग्राउंड रिपोर्ट में आसमान पे कुछ काले काले बादल छाए हुए हैं और ये बादल बाद दोपहर ही देखे गए हैं और माना जाता है कि ये बादल जम्मू कश्मीर से लेकर लद्दाख की पहाड़ियों तक बराबर छाए हुए हैं और ये भी बादल कहीं और की तरफ इशारा करें। अगले 48 घंटे काफ़ी अहम माने जाते हैं। कुछ हल्के ये भी बता रहे हैं कि अब की बार ये 48 घंटे दुनिया की तकदीर ना ही बदल दें। इस सारे के बीच में बड़ी फौज के सरबराह ने आज लद्दाख का दौरा किया, फौजी अफसरान से मुलाकात की, अगली चौकियों का दौरा किया और उनका ये दौरा भी काफ़ी अहमियत का हामिल माना जाता है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगभग 3 माह पहले से जो स्टैंड ऑफ हिंदुस्तान और लद्दाख की फौजों के दरमियान लद्दाख की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर देखने को मिल रहा है, उसके बाद ये भी बताया जा रहा है कि ये जो लम्हात हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लम्हात हैं और इन लम्हात में इधर का या उधर का हो सकता है। एक बार फिर अगले 2 दिनों के हवाले से भी ये खबरें आ रही हैं कि कुछ बड़ी बात हो सकती है। बातचीत अगर कामयाब ना रही तो फिर ये बातचीत के बाद जो आखिरी नताज या आखिरी पड़ाव हथियार होता है वो इस्तेमाल होंगे और जब हथियार इस्तेमाल होंगे तो फिर खबरें बड़ी निकल कर आएंगी और दुनिया की तारीख न बदल जाए। अब तक 2 आलमी जंगें लड़ी जा चुकी हैं और अब की बार कहा जाता है कि पिछली 2 आलमी जंगें यूरोप से शुरू हुई थी लेकिन तीसरी की शुरुआत जम्मू कश्मीर से ना हो, कुछ ऐसा ही अंदाज़ा किया जाता है। मेरे साथी अशफाक गौहर पूरे पे नज़र रखे हुए हैं। अशफाक, तफसीलात आपके पास हैं, दिल्ली से लेकर लद्दाख की पहाड़ियों तक क्या सूरत हाल निकल कर आ रही है, क्या बताया जा रहा है और आगे क्या हो सकता है, सियासी पंडित क्या कहते हैं? और ये स्ट्रेटजिकली जब आप देखेंगे, डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जब देखेंगे तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और फिर जो मौजूदा सूरत हाल है और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जो कुछ हो रहा है उसके तनाजुर में देखेंगे तो इसकी अहमियत और बढ़ जाती है। और तीसरा, जब आप इसको बैनुल-अक़वामी ज़ाविया से देखते हैं तो इसकी अहमियत और फिर दुगना हो जाती है। इसलिए मैं इस 2 दिन के दौरे को जो है वो काफ़ी अहमियत के साथ देखता हूँ। नंबर 1, इसकी अहमियत क्यों बढ़ती है? आपको याद होगा दिल्ली के अंदर पिछले कई रोज़ से मुलाकातों और मशावरतों का सिलसिला जारी था। उन मुलाकातों और मशावरतों के दौरान जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि किस तरीके से हमने हैंडल करना होगा LAC पर अगर चीन की तरफ से हमला होता है, एक। और दूसरा जो पैंगोंग त्सो TSO का मामला है, दिप्सांग का मामला है, गोगरा पोस्ट का मामला है, फिंगर्स का मामला है, उस पर हम किस तरीके से कार्रवाई करें और उसे किस तरीके से चीन को पीछे धकेला जाए। तो वो सारी कार्रवाइयां जो है वो फौज ने करनी है और यही वजह है कि फौजी सरबराह आज वहां गए। और ये कब गए हैं? जब ब्लैक हिल टॉप जो है वो भारत की कब्जे में आई है और उस कब्जे को लेकर आलमी इदारे जो हैं, जो ज़राए इब्लाग है, उन्होंने उसकी वजाहतन लिख दिया है कि ये हिस्टोरिकली और स्ट्रेटजिकली कितना इंपॉर्टेंट है। इसलिए वो दौरा आज हुआ है और चंद दिन पहले वो हिल टॉप जो है वो हमारे पास आया, तो इसलिए वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्ल्ड सिनेरियो पर जब आप देखते हैं तो माना जा रहा है कि आने वाले 2 या 3 दिन जो है वो इंतहाई हसास है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, क्योंकि दोनों तरफ से सरगर्मियां बढ़ी हैं। टैंक्स आईबॉल टू आईबॉल पर आ गई है, सरफेस टू एयर मिसाइलों को लगाया गया है और जो फिजा है, फिजा के अंदर वहां से भी J-20 बॉम्बर्स को देखा जा रहा है और यहां से भी मिग मेरा सुखोई को हम देख रहे हैं। तो किसी तरीके से भी आपको LAC पर तनाव कम नजर नहीं आएगा, इसलिए उसमें रिव्यू लेना कि अगर कुछ होता है तो हमने प्लान B और प्लान C क्या है वो सारा ग्राउंड पर डिस्कस करना भी इंपॉर्टेंट है। बहुत शुक्रिया अशफाक गौहर, मेरे साथी दिल्ली से लेकर लद्दाख की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर नजर रखे हुए हैं और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ साथ लाइन ऑफ कंट्रोल जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान को मिलाती है, डिवाइड करती है, उस लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी तनाव देखने को मिल रहा है। और खबरें ये भी आ रही हैं कि ऊपरी इलाके लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नज़दीक के इलाकों से आबादी निचले इलाकों की तरफ हिजरत भी कर रही है और जहां ये हिजरत सरकारी तौर पे नहीं हो रही है लेकिन बताया जाता है कि मुकामी लोगों में खौफ है, डर है और प्यांगयांग लेक से लेकर गलवान की वादियों तक हर तरफ तनाव है और उस तनाव के बीच में हवाई सर्विसेज पूरी तरह से नज़र रखे हुए हैं और ये हवाई फौजें नज़र लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी रखे हुए हैं क्योंकि कहा यही जाता है कि चीन का साथ पाकिस्तान देगा और उधर अगर ठुस हुआ तो इधर से ठाई भी हो सकता है और ठुस और ठाई के बीच में दुनिया की तारीख भी बदल सकती है। ये मामलात जहां चीन
हिंदुस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान सभी को अपनी लपेट और चपेट में ले चुके हैं। वहीं ये भी माना जा रहा है कि कुछ ना हो यही दुआ है सबकी। लेकिन इस सारे के बीच में रियासत की सूरत-ए-हाल और रियासत की सूरत-ए-हाल में पीडीपी ने आज मीटिंग भी बुलाई थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी कुछ मीटिंगें की। पीडीपी ने शुरुआत की, पहले एक मीटिंग की, उसकी इजाज़त नहीं मिली और आज भी दूसरी मीटिंग की इजाज़त सरकारी तौर पे बताया जाता है नहीं दी गई। जो तस्वीर हमें मिली है ख़ास तौर पे पीडीपी लीडरान के हवाले से, उनका भी यही कहना था कि मीटिंग हमने करने की कोशिश की लेकिन उन्हें जाने की इजाज़त नहीं दी गई और वो साफ ये करना चाहते थे क्या वो अब भी नज़र बांधें या मीटिंगों का या पॉलिटिकल सिस्टम को शुरू करने का यहाँ सरकार इजाज़त नहीं दे रही है। नईम अख्तर के घर के अंदर से लेके बाहर का कुछ मंजर ये था। नहीं, मैं क्यों करूंगा, आप अपने फोन से करो। मैं नहीं कहता आपकी इसमें कोई खता नहीं है, लेकिन हमें ऑर्डर दिखाओ। ऑर्डर दिखाओ, हमें कोई हर्ज नहीं। पैदल दी होगा ये मंजर नईम अख्तर का, साबका वजीर पीडीपी का, कहे तो बैकबोन, उनके घर का मंजर, जहां नईम अख्तर के बकौल ट्वीट भी किया उनने किया और बताया भी कि उन्हें जाने की इजाज़त नहीं दी गई। और गुलाम नबी लोन हांजूरा ने तो बिल्कुल एतराफ़ किया कि उन्हें जाने की इजाज़त नहीं दी गई। एक तरफ तो सरकार कहती है कि कोई हमने किसी को बंद नहीं रखा है, एवरीबडी इज़ फ्री, लेकिन आज वो एक्सपोज हो गए और ये बात पता चली, सबको पता चली, लोगों को पता चली कि हाँ हम हाउस अरेस्ट हैं और हमें इजाज़त नहीं है बाहर जाने की। इससे पहले भी एक चिट्ठी हमने, कोई रिस्पांस गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आ रहा है। एक चिट्ठी हमने इससे पहले भी लिखी थी कि हमें महबूबा जी के साथ मुलाकात की इजाज़त दी जाए, उस पर भी कोई रिस्पांस उसका भी नहीं आया। दूसरी चिट्ठी हमने इजाज़त के लिए दी थी आज की मीटिंग के लिए, उस पर भी कोई रिस्पांस गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया। और जब हम मीटिंग के लिए जा रहे थे तो हमें रोका गया, गेट पर रोका गया कि आपको इजाज़त नहीं है, आप बाहर नहीं जा सकते। ये दोहरा म्यार क्यों है? क्यों पीडीपी के साथ क्यों ऐसा किया जा रहा है? सिर्फ पीडीपी के हमारे जो लीडर है महबूबा मुफ्ती जी, उसके ऊपर PSA लगाया गया है, बाकी सभी लीडर्स का हटाया गया, लेकिन उसका एक्सटेंड पे एक्सटेंड किया जा रहा है। क्या वजह है कि पीडीपी के ही लीडर्स हाउस अरेस्ट है, इस वक्त भी नज़रबंद है। पीडीपी के लीडरान ने श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर पर मीटिंग तलब की थी, लेकिन कल शाम को ही हमें मालूम हुआ था कि इस मीटिंग में पीडीपी के सीनियर लीडर मुजफ्फर हुसैन बेग को दावतनामा नहीं भेजा गया है और कल शाम से ही इस पर सबकी नज़रें थी। तहम आज मुजफ्फर हुसैन बेग की अहलिया सफीना बेग इस मीटिंग में मौजूद थी। क्या उन्हें दावतनामा मिला था या वो बिन बुलाए मेहमान आई थी, ये मालूम नहीं हो सका। लेकिन एक हल्की सी मीटिंग, कुछ लीडरान की मीटिंग श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर पर हुई भी, और जहां पे मेरे साथी सईद तजम्मुल भी मौजूद थे और सईद तजम्मुल ने यहां पीडीपी के राज्यसभा मेंबर मीर फयाज से बात की, जाना उनसे कि सूरत-ए-हाल और उस सारे के बीच में पीडीपी की नैया किस तरह से हिचकोले खा रही है। आप डिटेंशन में नहीं है, कुछ टाइम रहे, उसके बाद आप आगे आए, क्या है पीडीपी का नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है? और पार्टी क़यादत जब आज भी हमने देखा कि बंद है, तो इस तरह की मीटिंगों से क्या हासिल किया जा सकता है? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो अभी हाल ही में एक मीटिंग की, उसमें उनके सभी लीडर्स जो भी हाउस अरेस्ट थे उनको छोड़ा गया। लेकिन जिस तरीके से इस गवर्नमेंट का, खासकर हमारी पार्टी के अगेंस्ट जो हम देख रहे हैं, 5 अगस्त के बाद सिर्फ पीडीपी ही टारगेट की जा रही है, जो हमने देखा उसका आज आपने खुद देखा कि हमें आज पीडीपी अंदरूनी तौर पर लग रहा है कि बहुत सारा तासुर बाहर है कि शायद साथ साथ नहीं है। आप कहाँ पे देखते हैं उस पीडीपी को जो 2014 में यूनाइटेड था? हालांकि जो लीडर बाहर आ गए, दूसरी पार्टियां ज्वाइन की, वो तो चले गए, बकिया लीडरशिप जो है, क्या वो दफ्तर आना नहीं चाहते हैं या वाकई हाउस अरेस्ट? नहीं, ऐसा नहीं है। इंशाल्लाह आज अगले हफ्ते एक में हमारे जो पार्टी के पैटर्न हैं, प्रेसिडेंट साहब, उनसे हम मशावरत करेंगे कि आगे क्या अल्लाह अमल होगा। तो इंशाल्लाह पीडीपी वैसी जैसे पहले थी, उससे इंशाल्लाह लोगों के जो ख्वाहिशात है इस वक्त, खासकर जो कश्मीर में, हमारा मौक़िफ़ वही है जो 5 अगस्त से पहले था।
पीडीपी दफ्तर पर पीडीपी की मीटिंग में हमारे साथी सईद तजम्मुल की पूरी नज़र, लेकिन नज़र रियासती सरकार भी है और रियासत के यूटी के एलजी ने लगातार अवामी राब्ता मुहिम को जारी रखा हुआ है। रियासत के या यूटी के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए अवामी सूरत-ए-हाल का जायज़ा ले रहे हैं। पुलवामा भी गए थे, बारामूला से भी लौट के आए और आज नज़दीकी इलाका बडगाम के इलाके पर उनकी नज़र थी। और बडगाम के इलाके के दौरे के हवाले से हम पहले ही बताएं, इंतज़ामिया मुतहरिक हर जगह रहती है जहां एलजी का आना होता है और जहां इंतज़ामिया सिक्योरिटी के हवाले से मुतहरिक है, वहीं बुनियादी सहूलियात के हवाले से कुछ लेपापोती भी इंतज़ामिया करती नजर आ रही है। इस सारे के बीच में मुलाजमीन की इंश्योरेंस पॉलिसी को लेकर आज हेल्थ मुलाजमीन की इंश्योरेंस पॉलिसी के मामलात को लेकर फाइनेंशियल कमिश्नर हेल्थ ने अफसरान की काला मीटिंग भी बुलाई और इंश्योरेंस के मामलात को के खदखाल को सामने रखते हुए उन्होंने मुलाजमीन को यकीन दिलाया कि हर तरह से मुलाजमीन की खिदमत और खैरियत के हवाले से सरकार पूरी तरह से तैयार रहेगी। इधर रियासती एलजी के मशीर फारूक अहमद खान ने भी श्रीनगर में वुमेन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की एक मीटिंग भी बुलाई थी और इस मीटिंग में ज़मीनी सूरत-ए-हाल का भी जायज़ा लिया गया और अफसरान पर जोर दिया गया कि ख़वातीन की बहबूदी के लिए वो भरपूर इक़दाम भी उठाएं। और इस सारे के बीच में हम आपको बताएं, कल ही सरकार का फैसला आया है और सरकार के फैसले में 5 ज़ुबानों को सरकारी ज़ुबान का दर्जा दिया गया है। सरकार के इस फैसले को तनकीद भी हो रही है, तारीफ भी हो रही है। तनकीद करने वाले कहते हैं कि एक की जगह 5 को बनाकर रियासत की आवाम को बंटवारा किया गया है और कहा यह भी जाता है कि उर्दू जैसी मीठी ज़ुबान और उसका मुतबादिल कोई हो नहीं सकता है। उर्दू रियासत की वो मीठी ज़ुबान है जिसका राइज 131 साल पहले तब के हुक्मरानों ने किया था और सरकारी दर्जा दिया था, लेकिन उर्दू के साथ जो सौतीला सलूक अब तक देखने को मिला है, अब की बार भी कुछ लोग ये कहते हैं कि ये भी उसी सलूक का एक हिस्सा भी है। लेकिन उर्दू के साथ साथ और 4 ज़ुबानों को भी मादरी या नेशनल कौमी ज़ुबान का या सरकारी ज़ुबान का दर्जा दिया गया है, लेकिन पहाड़ी को इसमें शामिल नहीं किया गया है, पंजाबी को शामिल नहीं किया गया है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जहाँ डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी है वहीं कुछ लोगों को पीछे छोड़कर उनके साथ नाइंसाफ़ी की है। सिख फिरके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में थे और मामला यही उठा रखे थे कि उनकी ज़ुबान भी तो ज़ुबान है, उसको भी क्यों नहीं सरकारी फ़रोग़ मिलेगा। देखिए सर, हम तो ये चीज़ें से देख रहे हैं चीज़ को, हम किसी भी ज़बान के ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमें हमेशा जब भी कोई चीज़ कश्मीर में लोगों को दी जाती है तो सिखों को हमेशा इग्नोर किया जाता है। हम ये चाहते थे कि अगर आज की बार सेंट्रल गवर्नमेंट ने 5 ज़बानें यहाँ दी तो पंजाबी बोलने वाले हमारे जो कि मुजफ्फराबाद से लेकर जम्मू तक पूरे कश्मीर में पुंछ, श्रीनगर, बारामूला, अनंतनाग हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे पंजाबी बोलने वाले सरदार रहते हैं। तो हमारा कहीं नाम ही आज नहीं है। हमारी पंजाबी जो है वो हर स्कूल में, हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है। तो आज के बाद जब हमारा नाम ही नहीं है तो पूरी कौम में तशवीर की लहर चली गई। पंजाबी से वाबस्ता लोग श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में मौजूद थे, नारेबाजी भी की, खामोश मुजाहरा भी किया, लेकिन पंजाबी के साथ साथ पहाड़ी भी एक ऐसी ज़ुबान है जो रियासत की एक बड़ी आबादी बोल रही है। ज़्यादा तादाद उनकी गांदरबल ज़िले में, कुपवाड़ा ज़िले में, पुंछ राजौरी के अजला में और उसके साथ साथ बारामूला के अजला में हैं। श्रीनगर में भी पहाड़ी बोलने वाले हैं और राजौरी में सीनियर कांग्रेस लीडर सजाद तारिक ने भी आज यही मामला उठाते हुए बताया था कि पहाड़ी को क्यों नहीं वो सलूक, वो जिम्मेदारी दी जाती है जिसकी वो हकदार है। पहले ही इल्ज़ाम है कि पहाड़ी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है एसटी और एससी के मामलात को लेकर और अब ज़ुबान के मामले को भी लेकर उनके साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। पहाड़ी की और गोजरी की दोनों लैंग्वेजेस की एक्सेप्टेबिलिटी जम्मू प्रोविंस में भी है और कश्मीर प्रोविंस में भी है, जो आप सब लोग मेरे से बेहतर जानते हैं। लिहाजा ये जो हाल ही में साल पहले ये सेक्शन 47 के तहत, ठीक है, जो 2019 का एक्ट आया, उसमें ये मैं चाहता हूँ कि इन 2 लैंग्वेजेस को भी इंक्लूड किया जाए। स्टेट गवर्नमेंट से जो JNK को UT में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद जो ये सेक्शन 47 में जो एक्ट बना है उसके तहत ये दोनों लैंग्वेजेस भी आएँ और इन दोनों लैंग्वेजेस, ये हमारा कल्चर है, ये महज रजौरी पुंछ की बात नहीं है, ये कश्मीर को भी रिप्रेजेंट करते हैं, जम्मू प्रोविंस को भी रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों पैरेलल तरीके से दोनों जगह पे बोली जाती है।
पहाड़ी जुबान का मामला, पहाड़ी लोग भी सरापा एहतजाज हैं और पहाड़ी फोरम से वाबस्ता लोगों ने भी आज सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की, इल्ज़ामात की बारिश की और ये भी बताया कि पहाड़ी जुबान करीबन 17% के करीब पहाड़ी बोलने वाले इस यूटी में मौजूद हैं और फिर उनके साथ ऐसा सलूक क्यों। अस इस गल की रिजेंटमेंट शो करने कि जड़ा इन्होंने डोगरी और कश्मीरी लैंग्वेज भी जड़ा इन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बनाया, उसके नाल असें बड़ी रिजेंटमेंट है। अस मैं जितने भी साढ़े पहाड़ी लोग हैं जम्मू कश्मीर पहाड़ी वेलफेयर फोरम का प्रेजिडेंट होने के नाते 15 लाख पहाड़ी स्पीकिंग पीपल जड़े उन्होंने बड़ी रिजेंटमेंट है और वो लोग आखते हैं कि साढ़े की भी जड़ा जम्मू कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेज पहाड़ी लैंग्वेज भी शामिल किया जाए। ये ज़ुबान का मामला जिस पे बहुत से लोग सरापा एहतजाज हैं, लेकिन शिया बरादरी के लोग भी पिछले कुछ दिनों से सरापा एहतजाज हैं। वादी कश्मीर और दुनिया भर में मुहर्रमुल हराम के आयाम के दौरान कुछ मामला देखने को मिले और कश्मीर में भी कुछ मामला देखने को मिले जिस दौरान पुलिस पर इंतज़ामिया पर इल्ज़ाम आयद किया गया कि ज़्यादती की गई। और आज श्रीनगर में इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह मसरूर अब्बास ने भी इन इल्ज़ामात के या इन्हीं इल्ज़ामात को सामने रखते हुए बताया कि सरकार ने या इंतज़ामिया ने जो कुछ भी किया वो सरासर नाइंसाफ़ी थी। कोई भी ताकत आज़ादारी के जुलूसों पर पाबंदी आयद नहीं कर सकती और हालात जैसे भी हों तमाम एहतियाती तदाबीर को, तमाम एहतियाती ज़ाबितों को मद्देनज़र रखते हुए ये जुलूस बरामद होते रहेंगे। आज़ादारी पर ताकत का इस्तेमाल, पैलेट गन और लाठीचार्ज जैसे आमिराना हरबे हर लिहाज से काबिल मज़म्मत और नाकाबिल कबूल है, जिनकी हम मुतालबा करते हैं कि जिनकी तहकीकात होनी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। अगर आज़ादार किसी गांव में थे, किसी महल्ले में थे, कोई लोकल जुलूस था, उन पर क्यों पैलेट गन से फायर किया गया, उन पर क्यों लाठी चार्ज किया गया, दरहाल कि वो तमाम SOPs को फॉलो कर रहे थे। साथ ही हम इंतज़ामिया से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि वो पैलेट मुतासरीन के बेहतर इलाज को यकीनी बनाए और गयूर आवाम से भी गुजारिश करते हैं कि वो इन मुतासर अफराद की हर तरफ से इमदाद और ताउन करें। आमाल में, हमारे मजहबी रसूमात में हर रोज़ मुदाखलत करती है, चाहे वो मिलादुन्नबी का जुलूस हो, चाहे जुमा और जमात के इज्तिमात हो, या चाहे वो मुहर्रम और आज़ादारी के जुलूस हो, और मिलत इस्लामी के सफ़ों में इंतशार पैदा करने की कोशिश को नाकाम बनाने के लिए तमाम लोग आगे आएँ ताकि इन साजिशों को नाकाम बनाया जाए। मसरूर अब्बास श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इल्ज़ामात आयद कर रहे थे, लेकिन नालान राजौरी के लोग भी हैं और मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी राजौरी ने भी आज सरकार के हवाले से सवाल उठाते हुए बताया कि शोपियां के 3 नौजवानों के कत्ल के मामले में अभी तक खामोशी क्यों। तब बताया गया था कि फ़ौरन तहकीकात कराई जाएंगी, उनकी मैतें वापस की जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। और आज राजौरी पुंछ के इलाके में, राजौरी के इलाके में इन 3 नौजवानों की हलाकत, मुबैना हलाकत के हवाले से उन्हें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरकार से मुतालबा किया कि इस मामले की फौरन तहकीकात कराई जाए। साकरी कोट रंका के 3 नौजवान हमारे बच्चे मजदूरी करने के लिए शोपियान में चले गए और शोपियान में मजदूरी की गरज से अपने बाल बच्चों का पेट पालने के लिए, कमाने के लिए पैसा वहाँ चले गए मजदूरी के लिए। लेकिन उन तीनों नौजवानों की जो लाशें हैं उनकी जब फोटो छपी अखबार में, आप मीडिया वालों ने जब फोटो छापी तो उनके वारसिन को पता चला, जो उनके गुस्सा थे, उन्होंने जब फोटो देखे तो उन्होंने कहा ये हमारे बच्चे तो मजदूरी करने के लिए गए थे। लेकिन वहाँ उनको एज दहशतगर्द जो है, एज टेररिस्ट जो है डिक्लेयर करके उन्हें ये कहा कि इनकाउंटर में ये दहशतगर्द मारे थे। हमें इस बात का बड़ा अफसोस कि एक आम शहरी और दहशतगर्द में अगर हमारे लोग, हमारी हुकूमतें अगर ये फ़र्क वाज़िया नहीं कर सकेंगी तो ये बड़ा अफसोसनाक बात है और आने वाले वक्त में ख़तरनाक बात भी है। जबकि हम बार बार मुतालबा करते रहे कि कम से कम उनकी शिनाख्त करके, उनका DNA टेस्ट जो है वो भी लिए गए हैं, उनकी शिनाख्त करके कम से कम उनकी लाशें जो है उनके वर्षा के सपुर्द की जाएँ ताकि उनकी अपने मजहबी रसूमात के तौर पर उनकी जो तजहीज़ तकफीन हो सके। और चलिए अब अवामी मसाइल भी हैं। अवामी मसाइल में एक मामला रियासत का रेलवे लाइन भी है और रेलवे लाइन कोविड के बाद लगातार बंद रही है। परसों ट्रायल रन हुआ था, लेकिन उसके बाद वो ट्रायल रन सिर्फ पटरी की हालत और स्टेशनों की हालत देखने के लिए किया गया था। और आज मरकज़ी सरकार की खसूसी टीम भी वादी कश्मीर पहुंची हुई है और रेलवे ट्रैक से लेके रेलवे स्टेशनों की सूरत हाल का जायज़ा लेते हुए आगे की हिकमत अमली अपनाने के हवाले से रिपोर्ट भी मुरतब कर रही है। और आज बारामूला में उन्होंने रेलवे स्टेशन से लेके रेलवे ट्रैक का जायजा भी लिया। इस साइड में
मैं यहाँ पे जब से शूट कर रहा हूँ देखा मैंने बहुत अच्छी अच्छी लोकेशंस आई। पीछे हमने बनिहाल में भी शूट किया, बनिहाल से स्टार्ट करा था, और बीच में अपना श्रीनगर का स्टेशन रहा। तो ये मतलब विजिटर और टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा लगा कि नॉर्थर्न रेलवे ने एक नई अप्रोच की कि हम लोग कुछ ऐसा व्यू बनाएं जिसमें हम ट्रेन के अंदर बैठ के ही पूरा व्यू ले सकें। तो मैं बस इन शॉर्ट एक ही चीज़ बोला चाहूँगा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, कश्मीर हमारा, सारे यहाँ से अच्छा कश्मीर हमारा। ये रेलवे ट्रैक जो बहुत ज़रूरी है बानिहाल से लेके बारामूला तक, उम्मीद ये भी है कि जम्मू से लेके कश्मीर तक जो रेलवे ट्रैक बन रहा है उस पर फ़ौरन काम किया जाएगा, उसको जल्दी मुकम्मल किया जाएगा। लेकिन रियासत की सड़कों की हालत खस्ता है और कई इलाकों से लगातार शिकायतें आती हैं कि उनकी सड़कों की खस्ता हालत की वजह से उनके इलाके में लोग परेशानियों से दो चार हैं। अच्छाबल कंगन हाल की सड़क का भी हाल कुछ ऐसा ही है और वहाँ पर भी लोग यही बता रहे हैं कि इंतज़ामिया कहाँ है, क्यों उनकी सड़क की मरम्मत नहीं की जा रही है, क्यों उनके इलाके के मसाइल को दूर नहीं किया जाता है। बड़ी जबरदस्त प्रॉब्लम आज वो 5 वरी काम चलान चित्रगुल टू अचवल रोड अचवल टू मटन रोड ये पे मंजबाग 3 किलोमीटर ये हकबल वन 5-6 दह गई पे त्रो मैकडम 5-6 दह आज तकरीबन वो 5 वरी लगातार गसान वह मन दपान 5 मन दपान 5-6 दह लगन त्रा मन दपान पोल डालन त्रोस पोल तक मकल डल सोरे मकलो डल मगर ये त्रावन कह। इधर गांदरबल के क्राक गांदरबल सड़क की हालत ज़ार भी वैसी है जैसी वादी कश्मीर या रियासत के दूसरे इलाकों की सड़कों की हालत है। और यहाँ पर भी लोगों ने आज सरकार से मुतालबा किया कि सड़कें बुनियादी हिस्सा हैं, बुनियादी ज़रूरतें, और इन ज़रूरतों को अगर सरकार पूरा नहीं कर सकती है तो वेलफेयर स्टेट में सरकार पर सवाल उठाए जा सकते हैं। वरी गई लड़ान ये मैकडम त्रावन खतर 4 किलोमीटर 4 मज 2 किलोमीटर गई ना कहें 2 किलोमीटर तम खस्ता हाल गम ये पे पकुन बनान कहें गर्द गुबारा सह सान जिस्मन मज अचान सान गरन मज अचान अपील करान गवर्नर साहबस कि यह कर जल्दी ये सान ये अर्जी दस्तखत तो ये रोड गि कंप्लीट ये त्रावन मैकडम करो आराम। इंसान की बुनियादी ज़रूरियात में सड़क भी है और सेहत भी है, और सेहत के हवाले से हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर कई बार सवाल उठे हैं। कश्मीर का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तो पहले ही डिरेल हो चुका है, जम्मू के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से भी ऐसा ही कुछ कहा जा सकता है। और डोडा के बगवा इलाके का हेल्थ सेंटर भी कुछ वही कहानी दोहरा रहा है जो रियासत या वादी के दूसरे इलाके के हेल्थ सेंटर या हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर या हेल्थ इंस्टीट्यूशंस बता रहे हैं। यहाँ के लोग भी PHC की हालत के हवाले से बता रहे हैं कि वहाँ के अवाम को बुनियादी सहूलियात महरूम करने में इंतज़ामिया नाकाम हो रही है। बिल्डिंग तो बनी है, यहाँ टोटल 5 बेड हैं। हम चाहते हैं कम से कम यहाँ 30 से 40 बेड कम से कम होने चाहिए, क्योंकि ये इस बागवा ब्लॉक में सबसे बड़ा अस्पताल है। दूसरी बात यह है जो यहाँ एम्बुलेंस है, सुनने में आया है कि वो अटैच गठ रखा है और पेमेंट यहाँ से निकालते हैं। तो आपने पूछने की कोशिश कभी नहीं की कि इस तरह का क्यों है यहाँ पे एम्बुलेंस गाठ में लगाई गई है, पेमेंट यहाँ से आएगी? सर आएगी बस इनका कहना है कि आएगी बस। तो अगर कोई बीमार होता है, एक्स्ट्रा कोई किसी को प्रॉब्लम आती है जिसको डोडा लेते हो आप, तो किस तरह से आप उसको लेते हो? सर प्राइवेट गाड़ी अपने खर्चे पे लेते हैं सर। और सर सबसे बहुत प्रॉब्लम यहाँ है, कम से कम गाइनिंग एक डॉक्टर होना चाहिए था यहाँ। और नाजरीन आपको ये भी बताते चलें, पार्कें रियासत जम्मू कश्मीर की शान में इजाफा भी करती थी। यहाँ सरकार ने बड़ी रकूमात खर्च करके पार्कों को दुरुस्त कराने की या पार्कें बनाने की कोशिशें तो की, लेकिन पार्क बनाने के बाद उनकी देख रेख कौन करेगा? बख्शी साहब के नाम से मंसूब अनंतनाग की डूरू इलाके की बख्शी पार्क खस्ता हालत में है और यहाँ पर इंतज़ामिया से लेके पार्क्स एंड गार्डन्स डिपार्टमेंट पर सवाल उठाते हुए मुकामी लोग ये भी बता रहे हैं कि कब हालत सुधारी जाएगी, कब हालत बदली जाएगी। ये तो पहले ज़माने में बड़ी खूबसूरत पार्क थी, लोग दूर दराज इलाकों से आते थे,
हमारे यहाँ म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मगर इसकी तरफ उनको तवज्जो ही नहीं है। उनको भी चाहे कि लोकल टाउन में एक पार्क है, वो उस पार्क को मेंटेन करके उनके साथ इशू उठाकर, चाहे उसमें आरएनबी अगर आरएनबी नहीं कर सकते तो खुद वो अपने हाथ में ले। डेवलपमेंट अथॉरिटी का ताल्लुक है, उन्होंने तो एक पार्क को पहले ही खस्त किया है, रसूल मीर पार्क को। अगर उनको भी किसी न किसी जगह तो किसी को ये काम करना है, मेरी गुजारिश है आपकी वसादत से, आरएनबी एग्जाम काजीगुंड से AEE जो सब डिवीज़न डूरू में बैठे हैं, म्यूनसिपल कमेटी के EO साहब और चेयरमैन साहब को और ख़ासकर DC साहब को बार बार हम गुजारिश ही करते हैं। मेरी गुजारिश है उनसे कि इसकी तरफ तवज्जो, हमारे जो बच्चों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए बैठने के लिए जो एक ही जगह हमारे टाउन में वो बख्शी पार्क है, उसको मेंटेन करके हमारे लिए सहूलियत का फ़ायदा पहुँचाए। ये हमारी पार्कों का हाल, लेकिन मौसम का हाल भी आप जानते ही होंगे। मौसम का हाल कुछ बेहाल है। पिछले कुछ दिनों से बारिशें हुई थी, बीच में बारिशें ज़ोर की हुई थी, यूँ लग रहा था कि सैलाबी सूरत पैदा हो सकी थी, लेकिन तब जान बची। लेकिन आज बाद दोपहर से वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से फिर हल्की हल्की बारिशें हुई है और इन बारिशों के दौरान कुछ राहत की सांस भी नसीब हुई है, क्योंकि गर्मी सर चढ़ कर बोल रही थी। और इसके साथ ही आपको बताते चलें कि आप देख रहे थे ग्राउंड रिपोर्ट सनम के साथ, मुझे मेरे साथी आबिद कादिर के साथ दीजिए इजाज़त। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।